रूही ने कहा, कौन सी बात डैड? आदित्य को अपनी गोद में उठा रूही को देखकर बोला, आज मैं मम्मा और रूह के एडमिशन के लिए आज स्कूल जाएंगे। स्कूल सुन रूही और ईशा दोनों शॉक रह जाते हैं। रूही ने कहा, क्या डैड हम आज स्कूल जाएंगे? रूही एकदम से चिल्लाते हुए बोली, है लूह स्कूल जाएगी। आदित्य भी उसे खुश देख मुस्करा देता है। ईशा आदित्य के पास अब बोली, मिस्टर मित्तल हम रूही के एडमिशन लिए जाएंगे। आदित्य ने कहा, हाँ अब हमारी रूह बड़ी हो गई है तो स्कूल भी जाएगी ना। ईशा भी मुस्कराते हुए बोली, तो आपने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? आदित्य उसकी बात सुन मुंह बनाते हुए बोला, बीवी तुम मेरी सुनती ही कब हो जो मैं कुछ कहूं? आदित्य की बात सुन ईशा उसे घूरते हुए बोली, अच्छा बोल तो आप ऐसे रहे जैसे आपकी कभी सुनती ही नहीं हो। आदित्य ने कहा, अच्छा तुम मेरी सारी बात सुनाती हो। ईशा ने अपना सिर हाँ में हिला दिया तो आदित्य ने कहा, बीवी तुम्हें याद दिला दूं, अभी कुछ देर पहले ही मैंने तुम्हें कुछ कहा पर तुमने तो उस बात को सुना ही नहीं और मुझे मारा भी। ईशा उसे हैरानी से देख रही थी। तभी रूही ने कहा, मम्मा आप डैड को मारती हो। ईशा तो रूही को देखने लगी जो उससे सवाल कर रही थी। ईशा ने कहा, यह आप क्या बोल रहे हैं, मैंने कब आपको मारा? फिर रूही से बोली, रूह मैंने आपके डैड को मारा नहीं, वो तो बस मेरा हाथ लग गया। अच्छा चलो रेडी भी होना है। ईशा रूही को लिए रूम से बाहर चली जाती है। आदित्य भी मुस्कराते हुए वहां से वॉशरूम में चले गया। कुछ देर बाद तीनों ही रेडी हो नीचे आते हैं। ईशा वहां से किचन में आभा जी के पास चली जाती है। आदित्य आके सोफे पर बैठ जाता है और रूही तो सुयश जी के पास जा बोली, दादू आपको पता है आज लूह स्कूल जाएगी। सुयश जी ने कहा, क्या हमारी रूह इतनी बड़ी हो गई कि वो स्कूल जाने वाली है? रूही ने कहा, ओल नहीं तो क्या दादू, आपको पता है लूह के तो डैड जैसी बॉडी भी है, देखो इतना बोल रूही अपने दोनों हाथ ऊपर कर उन्हें अपने डोले दिखाती हैं। उसे देख दादी जी, सुयश जी और आदित्य हंस देते हैं। तभी ईशा और आभा जी किचन से बाहर आए। आभा जी ने खुश होते हुए कहा, अरे वाह भाई आज हमारी रूह स्कूल जाएगी। तब तो जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो। सभी लोग आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। कुछ ही देर में सभी ने ब्रेकफास्ट किया और आदित्य रूही और ईशा के साथ वहां से निकल जाता है। सुयश जी भी ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ईशा, रूही और आदित्य कार में बैठे थे। आदित्य कार ड्राइव कर रहा था, वही ईशा कुछ सोच रही थी। आदित्य ने एक नज़र ईशा को देखा, फिर सामने देखते हुए बोला, क्या सोच रही हो? आदित्य की आवाज़ सुन ईशा होश में आती है और बोली, कुछ भी नहीं। क्यों, क्या हुआ? आदित्य ने कहा, कुछ नहीं, मुझे लगा तुम्हें मुझसे कुछ कहना है। ईशा ने कहा, नहीं कुछ नहीं। इतना बोल वो सामने देखने लगी। आदित्य ने उसे देख मन ही मन कहा, क्यों कुछ कहती नहीं हो तुम? दूसरी तरफ रजत और रीवा दोनों ही कार में थे और मित्तल इंडस्ट्रीज की तरफ जा रहे थे। रीवा रजत से कुछ ना कुछ बोले जा रही थी, वही रजत बस उसकी बात सुन हाँ और हम में जवाब दे रहा था। रीवा ने कहा, रजत तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? रीवा की बात सुन रजत ने रीवा को देखा और बोला, क्यों तुम्हें मेरी शादी से क्या लेना देना है? रीवा ने मुस्करा कर कहा, नहीं कोई लेना देना तो नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। रजत ने सामने देखते हुए कहा, कोई अच्छी लड़की ही नहीं मिली बस इसलिए नहीं की। रीवा ने कहा, क्या तुम्हें इतनी बड़ी दुनिया में कोई मिली ही नहीं? रजत ने अपना सिर ना में हिला दिया। रीवा ने कुछ सोचकर कहा, मैं ढूंढ दूं तुम्हारे लिए कोई अच्छी लड़की। रजत ने मना करते हुए कहा, नहीं अब इसकी जरूरत नहीं है। रीवा ने हैरान होते हुए कहा, क्यों अब क्यों जरूरत नहीं है? तुम्हें कोई पसंद आ गई है क्या? रजत ने हल्का सा मुस्कराकर कहा, हाँ एक लड़की है, वैसे तो पूरी पागल है पर उसके इसी पागलपन से मुझे प्यार हो गया है और बहुत जल्द ही मैं उसे प्रपोज करने वाला हूँ। रीवा उसकी बात सुन थोड़ा उदास हो जाती है। रीवा ने उदास होते हुए कहा, फिर जब तुम उससे शादी कर लोगे तब भी वही रहोगे? रजत ने कहा, नहीं मैंने एक छोटा सा अपना घर लिया है, मैं अपनी वाइफ के साथ वही जाऊंगा। रीवा की आंखें हल्की नम हो जाती हैं
उसे पता नहीं क्यों पर रजत को किसी और के साथ वो इमेजिन नहीं कर पा रही थी। रीवा अब विंडो से बाहर की तरफ देखने लगी। रजत उसे यूं अचानक चुप देख खुद से बोला, अब इसे क्या हुआ? अभी तक तो बोलते नहीं थक रही थी, अब इतना चुप हो गई। रजत ने धीरे से रीवा से कहा, क्या हुआ, तुम इतनी शांत क्यों गई? रीवा ने उसकी तरफ देखकर कहा, नहीं बस तबीयत ठीक नहीं लग रही है। रीवा की बात सुन रजत एक झटके से कार में ब्रेक लगा देता है और रीवा को देख फिक्र करते हुए बोला, क्या हुआ? कैसा फील कर रही हो? और अगर तबीयत ठीक ही नहीं लग रही थी तो इंटरव्यू के लिए जाने की क्या जरूरत है? रीवा ने रजत को चुप करवाते हुए कहा, रजत प्लीज शांत हो जाओ। मुझे कुछ नहीं हुआ, बस हल्की सी वीकनेस लग रही थी। रजत ने एक बार फिर कंफर्म करते हुए कहा, सच में तुम ठीक हो ना? देखो अभी भी घर जा सकते हैं। रीवा ने धीरे से कहा, नहीं मैं ठीक हूँ। रजत ने भी अब ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कार स्टार्ट कर देता है। कुछ ही देर में दोनों मित्तल इंडस्ट्रीज में पहुंच जाते हैं। रजत और रीवा दोनों ही कार से बाहर आए। रीवा ने रजत से कहा, रजत अभी तो इंटरव्यू में टाइम है ना? रजत ने कहा, तो क्या हुआ, तब तक तुम मेरे केबिन में बैठ जाना। वैसे भी अभी सराय नहीं है, उन्हें आज कुछ काम है तो थोड़ा लेट हो जाएंगे। रीवा ने मना करते हुए कहा, नहीं रजत मैं वेटिंग एरिया में वेट कर लूंगी। रजत ने कहा, कोई जरूरत नहीं है, चलो मेरे साथ, वैसे भी अभी तुम्हारी तबीयत ठीक भी नहीं है। रजत ने अब रीवा की एक ना सुनी और उसे लिए अपने केबिन की तरफ चल दिया। रजत और रीवा जब केबिन में आते हैं तो रजत ने उसे केबिन में एक साइड रखे सोफे पर बैठा दिया और खुद अपनी चेयर पर बैठे अपना काम करने लगा। रजत ने काम करते हुए रीवा को एक नज़र देखा और बोला, अगर कुछ चाहिए होगा तो कह देना। रीवा ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। रीवा पूरे केबिन को बहुत ध्यान से देख रही थी। केबिन को देख उसने एक नज़र रजत को देखा तो उसे दोबारा रजत की बातें याद आती हैं, जिसे सोच उसका मन फिर से खराब हो जाता है। रीवा अब अपना सिर झुकाए बैठी थी। रजत ने अपनी नजरें रीवा की तरफ कर देखा तो उसे रीवा उदास लगी। रजत ने खुद से कहा, अब इसे क्या हुआ? फिर कुछ सोचकर अपना ख्याल झटक देता है। वो अब दोबारा अपने काम में लग जाता है। वही आदित्य ईशा और रूह को स्कूल से वापस ले आता है। आदित्य ने मुस्करा कर देखा, बीवी मेरी प्रिंसेस कितनी इंटेलिजेंट है। प्रिंसिपल भी उससे इम्प्रेस हो गई। ईशा ने मुस्करा कर कहा, हाँ। आदित्य ने ईशा से कहा, मैं अब तुम दोनों को घर छोड़ देता हूँ, उसके बाद मुझे ऑफिस भी जाना है। तभी रूही ने आदित्य से कहा, डैडा मैं भी आज आपके साथ आपके ऑफिस जाऊंगी। ईशा ने मना करते हुए कहा, नहीं रूह, डैड को वहाँ काम होता है, आप वहाँ जाकर क्या करोगी? रूही ने मुंह बनाते हुए आदित्य को देखा और धीरे से बोली, प्लीज डैडा। ईशा कुछ कहती तभी आदित्य ने कहा, बिल्कुल आज मेरी प्रिंसेस डैड के ऑफिस जाएगी। ईशा ने कहा, आदित्य यह आपको वहां परेशान करेगी। आदित्य उसकी बात सुन एक झटके से कार रोक देता है, क्योंकि आज ईशा ने पहली बार आदित्य का नाम लिया था। शायद अब वो उसे अपना समझने लगी थी, इसलिए। आदित्य ने ईशा को हैरानी से देखते हुए कहा, क्या कहा तुमने अभी? अब ईशा को भी रियलाइज होता है आखिर उसने क्या कहा। आदित्य ने दोबारा कहा, बीवी क्या कहा तुमने अभी? ईशा कुछ नहीं कहती तभी आदित्य दोबारा बोलता है तो ईशा हकलाते हुए बोली, सॉरी वो गलती से निकल गया था। आदित्य मुस्करा कर बोला, अगर यह गलती रोज हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ईशा कुछ नहीं बोलती तो आदित्य कार स्टार्ट कर देता है। कुछ ही देर में कार मित्तल इंडस्ट्रीज के बाहर रुकी। आदित्य कार से उतर ईशा की साइड का डोर ओपन करता है और रूही को अपनी गोद में उठा लेता है। ईशा भी उसके पीछे कार से बाहर आ जाती है। रूही ने जब मित्तल इंडस्ट्रीज को देखा तो वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर देखने लगी। रूही ने आदित्य से कहा, डैडा यह बिल्डिंग तो बहुत बड़ी है। आदित्य ने मुस्करा कर कहा, और यह आपका है। आगे जब आप बड़ी हो जाओगी तो आप भी तो अपने डैड की हेल्प करोगी ना, तब आप भी यहाँ काम करना जैसे डैड करते हैं। रूही ने खुश होते हुए कहा, छची डैड।
आदित्य ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और ईशा और रूह को लिए अपने प्राइवेट लिफ्ट की तरफ बढ़ जाता है। आदित्य, ईशा और रूही कुछ ही देर में आदित्य के केबिन में पहुंच जाते हैं। केबिन को देख रूही ने कहा, वाओ डैडा, आपका केबिन तो बहुत बड़ा है। आदित्य ने रूही से कहा, आपको पूरा ऑफिस देखना है। रूही ने अपना सिर हाँ में हिला दिया तो आदित्य ने कहा, ठीक है, मैं रजत अंकल को बुला देता हूँ, वो आपको पूरा ऑफिस दिखा देंगे, ठीक है। रूही ने कहा, ओके डैडा। आदित्य ने रजत को कॉल कर अपने केबिन में आने के लिए कहा और खुद अपनी चेयर पर बैठ रूही को अपनी गोद में बैठा उससे बातें करने लगा। ईशा भी उन दोनों को इतना खुश देख मुस्करा देती है और खुद सोफे पर जाकर बैठ जाती है। आदित्य और रूही बातें कर रहे थे तभी केबिन का डोर नॉक हुआ। आदित्य ने कहा, कम इन। आदित्य की आवाज सुन रजत अंदर आता है। रजत ने आदित्य को देखकर कहा, गुड आफ्टरनून सर। रजत ने फिर ईशा को देखकर कहा, गुड आफ्टरनून मैम। ईशा ने मुस्करा कर कहा, आप मुझे मैम मत कहा कीजिए, आप मुझे मेरे नाम से बुला सकते हैं। रजत ने कहा, नहीं, मैं आपको आपके नाम से नहीं बुला सकता हूँ। ईशा ने मुस्करा कर कहा, क्यों, बड़ा भाई अपनी बहन का नाम नहीं ले सकता। अब रजत कुछ भी नहीं कहता तभी ईशा ने कहा, यह आपकी मैम का ऑर्डर है कि आप मुझे मेरे नाम से बुलाएंगे। ईशा की बात सुन रजत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि वो बचपन से ही अकेले रहा है। कॉलेज में उसकी दोस्ती आदित्य से हो गई। फिर जब आदित्य ने ऑफिस ज्वाइन किया तो उसने रजत को भी फोर्स्ड कर अपने यहाँ जॉब लिए बोलता है। रजत भी फिर मना नहीं कर पाता। अब ईशा का उसे बड़ा भाई कहना मतलब आज उसे बहुत से रिश्ते एक साथ मिल चुके थे। रजत ने मुस्करा कर कहा, ठीक है। ईशा भी उसकी बात सुन मुस्करा देती है। आदित्य उन दोनों की बात सुनकर, अगर दोनों भाई बहन का भरत मिलाप हो गया हो तो रजत, क्या तुम मेरी बात सुनोगे? आदित्य की बात सुन रजत ने आदित्य की तरफ देखकर बोला, यस सर। आदित्य ने कहा, रजत आज के इंटरव्यू की तैयारी हो गई है? रजत ने कहा, जी सर। आदित्य ने कहा, ठीक है, अभी इंटरव्यू में टाइम है? रजत ने कहा, हाँ सर। आदित्य ने रजत से कहा, तब तक तुम मेरी प्रिंसेस को पूरा ऑफिस दिखा देना और हाँ, मेरे लिए और ईशा के लिए कॉफी भेजवा देना। रजत ने कहा, ओके सर। इतना बोल रजत ने रूही की तरफ देखकर कहा, चले लिटिल प्रिंसेस। रूही ने मुस्कराकर कहा, यस अंकल। रजत रूही को अपनी गोद में उठा लेता है और वहां से बाहर निकल जाता है। अब केबिन में सिर्फ आदित्य और ईशा ही थे। ईशा आदित्य को देखती है जो मुकराते हुए उसे ही देख रहा था। ईशा अपनी नजरें फेर लेती है। उसे इस तरह की हरकत करते देख आदित्य की मुस्कुराहट और ज्यादा बड़ी हो जाती है। ईशा को अब एसी में भी पसीना आने लगा था। आदित्य ने उसे देखकर कहा, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? ईशा ने उसे देख कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ी गर्मी लग रही है, आप एसी ऑन कर दीजिए। आदित्य ने ईशा को देखकर कहा, एसी ऑन है? ईशा ने भी देखा एसी तो ऑन था, पर वो आदित्य से यह थोड़ी कह सकती थी कि उसे उसके साथ अकेले रहने से यह अजीब वाली फीलिंग आ रही है। आदित्य ने उसे देख मुस्कुराकर कहा, ज्यादा गर्मी लग रही है तो बता दो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। ईशा उसे देखने लगी। वो उसकी डबल मीनिंग वाली बातें समझ रही थी, पर वो कुछ नहीं कहती। तभी आदित्य अपनी चेयर से उठ ईशा की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। ईशा की दिल धड़कने तो जैसे बुलेट ट्रेन बनी हुई थी। अब हो भी क्यों ना, जब भी ईशा और आदित्य अकेले होते थे तब आदित्य कुछ ऐसी ही हरकतें करता था कि ईशा को डर तो लगेगा ही। आदित्य ईशा के पास अब बिल्कुल उसके करीब जाकर बैठ जाता है। आदित्य ने अपना एक हाथ उसकी कमर पर रखा और दूसरा हाथ उसके गाल पर रख कर कहा, क्या हुआ? तुम्हें यही लग रहा है ना कि मैं क्या करूंगा? पर तुम इसलिए डर क्यों रही हो? मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, बिना तुम्हारी परमिशन के कुछ नहीं करूंगा। ईशा आदित्य को देख रही थी। आदित्य ने कहा, कुछ नहीं करूंगा से मतलब वो सब नहीं, बाकी किस्सी तो चलेगी। आदित्य इतना बोल मुस्करा देता है। ईशा ने उसे घूरते हुए कहा, हाँ, बस यही हरकतें मुझे आपकी पसंद नहीं आती। यह क्या हर बार किस करना होता है?
ऐसा क्या मिल जाता है मेरे होठों को सुजाकर आपको? आदित्य ने मुस्कराकर उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा कर बोला, जिस दिन तुम यह ट्राई करोगी उस दिन पता चलेगा कि तुम्हारी एक किस में कितनी एनर्जी है। ईशा ने कहा, क्या किस में एनर्जी? आप क्या ड्रिंक करके आए हैं? आदित्य ने उसके गाल पर अपने होठ रख दिए और बोला, नहीं, अब मैं कोई और नशा करना भी नहीं चाहता। तुम्हारे होठों में ही इतना नशा है कि कहो ही मत। अब अगर कोई दूसरा नशा किया तो जिंदा नहीं रह पाऊंगा। आदित्य ने इतना ही कहा था तभी ईशा ने उसके होठों पर अपने हाथ रख दिए। ईशा ने उसे घूरते हुए कहा, अगर आपने ऐसी बातें की ना तो मैं खुद आपकी जान ले लूंगी। आदित्य उसकी बात सुन मुस्करा देता है। आदित्य ने उसका हाथ अपने होठों से हटाकर बोला, क्यों, प्यार होने लगा है क्या? ईशा कुछ नहीं कहती, आदित्य भी अब चुप हो जाता है। तभी अचानक ही ईशा आदित्य को गले लगा लेती है। आदित्य उसके इस सडन एक्शन से हैरान रह जाता है। ईशा ने रोते हुए अपना सिर उसके सीने में छुपाते हुए कहा, प्लीज मुझे कहीं छोड़कर मत जाना। मैं अब आपके बगैर नहीं रह सकती। आपने इस 2 महीने में जितना प्यार मुझे और रूह को दिया है शायद ही कोई दे पाता। पर आप सच में बहुत अलग है आदित्य। ईशा रोते हुए अपने दिल की बात आदित्य से कह रही थी। वही आदित्य मुस्कराते हुए उसके बालों को सहला रहा था। आदित्य की आंखें बंद थीं। उसे आज एक सुकून महसूस हो रहा था, क्योंकि आज ईशा ने उसे अपना ही लिया था। कुछ देर तक ईशा उसके गले लगी रही। आदित्य ने उसे खुद से अलग कर उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर प्यार से कहा, अच्छा अब रोना बंद करो, नहीं तो मेरी बेटी कहेगी कि उसके डैड उनकी मम्मा को रुलाते हैं। उसकी बात ईशा के चेहरे पर मुस्कुराहट खिल जाती है। आदित्य ने उसके माथे पर किस कर उसके माथे से अपना माथा जोड़कर अपनी आंखें बंद कर कहा, मैं खुद तुमसे दूर नहीं रह सकता, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी जान से दूर रह एक दिन भी जी नहीं पाएगा, तो फिर मैं कैसे? ईशा आदित्य से दूर हो उसकी आंखों में देखने लगी। आदित्य भी उसकी आंखों में देख रहा था। ईशा आगे बढ़ आदित्य के होठों पर अपने होंठ रख देती है। आदित्य तो पहले हैरान हो जाता है, फिर वो भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। ईशा आदित्य को किस कर रही थी, पर आदित्य आंखें बंद कर शांत सा बैठा था। ईशा को किस करना नहीं आता था, इसलिए वो उसके होठों को किसी लॉलीपॉप की तरह चूस रही थी। आदित्य को हंसी आ रही थी पर वो कुछ नहीं कहता, क्योंकि आज ईशा उसे पहली बार अपनी मर्जी से किस कर रही थी। आदित्य भी कुछ देर तक शांत रहने के बाद आदित्य ईशा को उसकी कमर से पकड़ उसे अपनी गोद में बैठा लेता है और उसे किस करने लगता है। करीब 10 मिनट की किस के बाद दोनों एक दूसरे से अलग हो एक दूसरे को देखने लगते हैं। दोनों की ही सांसें तेज चल रही थी। आदित्य उसे गले लगा उसकी पीठ सहलाने लगता है। कुछ देर में दोनों की ही सांसें नॉर्मल हो जाती है। आदित्य ने उसे गले लगाकर धीरे से कहा, जान एक बात कहूं? ईशा ने बस हम्म में जवाब दिया। आदित्य ने थोड़ा सोचकर कहा, क्या तुम मुझे अपने पास्ट के बारे में बता सकती हो? आदित्य की यह बात सुन ईशा, जो आंखें बंद कर आदित्य के सीने में अपना चेहरा छुपा कर बैठी, तो अपना चेहरा ऊपर कर आदित्य को देखने लगती है। ईशा को खुद की तरफ देखता पा आदित्य ने कहा, जान अगर नहीं बताना चाहोगी तो कोई बात नहीं, मैं फोर्स नहीं करूंगा और तुम्हारे पास्ट से ना हमारी लाइफ में कोई बदलवा आएंगे। ईशा उसके चेहरे को ही देख रही थी। दूसरी तरफ रजत रूही को पूरे ऑफिस में घुमाने के बाद उसे लिए ऑफिस के कैंटीन में चले जाता है। रजत रूही को अपने हाथ से आइसक्रीम खिला रहा था और रूही रजत को देखते हुए कुछ सोच रही थी। अचानक ही रूही ने रजत से कहा, रजत अंकल मैं आपसे कुछ पूछूं? रजत ने मुस्करा कर कहा, कहो क्या कहना है? रजत की बात सुन रूही ने कहा, अंकल भाई और बहन क्या होता है? रजत उसकी बात सुन स्पून को आइसक्रीम के बाउल में रखता है और रूही को देख बोला, भाई बहन एक रिश्ता होता है। भाई अपनी बहन को सभी से प्रोटेक्ट करता है और अपनी बहन का ध्यान रखता है। दोनों साथ में खेलते हैं और अपनी सभी चीज शेयर करते हैं। रूही ने कहा, मतलब आप मेरे मम्मा के भाई हैं, तो आप मेले में भी भाई हुए? रजत ने मुस्कुराकर उसके गाल पर हाथ रख कर कहा, नहीं मैं आपका भाई नहीं हूँ। आपका भाई आपको आपके मम्मा डैडा देंगे।
आपका छोटा भाई। रूही ने दोबारा कहा, तो फिर आप मेले क्या है? रजत ने कहा, आप मुझे मामू कह सकती है क्योंकि मैं आपकी मम्मा का भाई हूं ना। रूही ने मुस्करा कर कहा, ओके मामू। रजत उसके मुंह से खुद के लिए मामू सुन मुस्करा देता है। तभी वहां रीवा आ जाती है। रीवा को देख रूही खुश होते हुए बोली, लीवा माची। रूह भागकर रीवा के गले लग जाती है। रजत ने उन दोनों को देख मन ही मन कहा, इसका मतलब यह और मैं भाई बहन हैं। इतना सोच उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। रीवा रूही को गले लगाकर बोली, बच्चा आप यहाँ किसके साथ आए हो? रूही ने मुस्करा कर कहा, मैं मम्मा और डैडा आए हैं। रीवा ने कहा, क्या ईशा भी आई है और मुझसे मिली भी नहीं? रूही ने रीवा के गाल पर हाथ रख कर कहा, लीवा माची आप यहाँ तया कर रहे हो? रीवा ने अपने सिर पर हाथ रख कर कहा, अरे मैं तो भूल गई थी, मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आई थी। रूही रीवा से बोली, माची चलो हम आज क्लिम खाते हैं। इतना बोल वो रीवा का हाथ पकड़ उसे रजत के पास ले आती है। उसने रीवा को देख बोली, माची बैठो। रीवा रूही के बगल वाली चेयर पर बैठ जाती है। रूही भी अपनी चेयर पर बैठ बोली, मामू आप मुझे जल्दी से आज क्रीम खिला, तो फिर मुझे मम्मा के पास जाना है। रजत उसे आइसक्रीम खिलाने लगता है। रीवा ने रजत से कहा, रजत ने रीवा की तरफ देखकर कहा, हम बोलो क्या हुआ? रीवा ने कहा, रजत इंटरव्यू का टाइम होने वाला है, तो अब मैं बाकी सभी कैंडिडेट के पास जा रही हूँ क्योंकि मैं अपना इंटरव्यू खुद क्लियर करना चाहती हूँ। रजत ने कहा, ठीक है चलते हैं। अच्छा कॉफी लोगी तुम? रीवा ने कुछ सोच कर कहा, ठीक है। रजत ने उसके लिए और अपने लिए कॉफी ऑर्डर कर देता है। कुछ देर में दोनों की कॉफी आ गई। अब तीनों ही बातें कर रहे थे। आदित्य का केबिन। ईशा ने आदित्य से कहा, आदित्य अब मैं और रूही घर चलते हैं, लंच टाइम भी होने वाला है। और रूही उसे भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। आदित्य ने कहा, ठीक है चलो कहीं बाहर लंच करते हैं आज। ईशा ने मना करते हुए कहा, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम घर चले जाएंगे। वैसे भी रूह बाहर जाएगी तो बस नूडल्स और पिज्जा मांगेगी। आदित्य ने हंसकर कहा, तो क्या हुआ, मेरी बेटी कुछ भी खा सकती है। चलो मैं रजत को बोल देता हूँ वो रूह को ले आए। ईशा ने अब कुछ नहीं कहा। तभी केबिन का डोर नॉक हुआ। आदित्य ने अंदर आने की परमिशन दी तो एक लड़की अंदर है। उस लड़की को देख ईशा की आंखें छोटी छोटी हो जाती हैं। वो लड़की दिखने में बहुत ही सुंदर लग रही थी। चेहरे पर न्यूड मेकअप, डार्क लिपस्टिक, बड़ी बड़ी आंखें। बालों को उसने एक साइड कंधे पर कर रखा था जिससे उसका बेक नजर आ रहा था क्योंकि उसने एक शॉर्ट सी ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी थी जिसका बेक काफी डीप था। आदित्य उसे देख जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है और बोला, मिस तन्वी। तन्वी अंदर आई और ईशा को एक नजर देख आदित्य से बोली, गुड आफ्टरनून सर। आदित्य बस अपना सिर हिला देता है। तन्वी ने कहा, सर आप यह क्लॉथ्स के कुछ मटेरियल आए हैं तो आप चेक कर लीजिए, और यह कुछ डिज़ाइन भी थी तो आप जिस इनमें से कुछ सिलेक्ट कर लीजिए। फिर हमें मॉडलिंग की भी प्रिपरेशन करनी है। आदित्य ने कहा, मिस तन्वी आपको तो ड्रेस की काफ़ी नॉलेज है तो डिज़ाइन आप ही देख लीजिए, और यह सारी क्लॉथ्स की क्वालिटी मैंने चेक की हुई है, यह ठीक नहीं तो प्लीज़ किसी दूसरी कंपनी से कांटेक्ट कीजिए। तन्वी ने हल्का सा मुस्करा कर कहा, ओके सर। आदित्य भी उसे देख मुस्करा देता है। इतना बोल तन्वी वहां से मटकते हुए चली जाती हैं। आदित्य ने ईशा की तरफ देखा तो उसकी सारी मुस्कुराहट एक पल में गायब हो गई क्योंकि ईशा उसे बहुत ही बुरी तरह से घूर रही थी। आदित्य ने ईशा को खुद को घूरता पा धीरे से बोला, क्या हुआ जान, इस तरह से क्यों देख रही हो? ईशा आदित्य की चेयर के पास अपने हाथ सीने पर बांध कर बोली, अच्छा तो आप मुझसे जानना चाहते हैं कि हुआ क्या है? आदित्य ने कहा, हाँ, क्योंकि जब तक तुम बताओगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा। ईशा ने कहा, वैसे उसे देख बड़ा मुस्करा रहे थे। कौन है वो? आदित्य ने उसे देखकर कहा, वो तो मिस तन्वी है। ईशा ने अपनी आईब्रो उचकाते हुए कहा, ओ मिस तन्वी।
फिर उसने अपना आदित्य की चेयर के दोनों साइड रख कर थोड़ा सा उसके ऊपर झुक कर कहा, तो वो आपके इतने करीब क्या कर रही थी? आदित्य उसका यह रूप देख आदित्य की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। उसने ईशा का यह रूप पहली बार जो देखा था। आदित्य ने ईशा को देखकर कहा, बीवी वो सिर्फ फैशन डिपार्टमेंट की मैनेजर है और उसी सिलसिले में कुछ काम से आई थी। ईशा ने कहा, अच्छा, और यह कैसे कपड़े पहनकर लोग आपके ऑफिस में आते हैं? आदित्य ने कहा, कैसे कपड़े? ईशा ने अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहा, ऐसे छोटे छोटे ड्रेस। हाँ, और वो आपके पास इतना करीब हो क्या करना चाह रही थी? आदित्य को अब समझ आया कि ईशा को जलन हो रही थी। आदित्य के होठों पर लंबी सी मुस्कुराहट आ जाती है। आदित्य ने ईशा को उसकी कमर से पकड़ अपने ऊपर खींचता है। ईशा भी सीधे आदित्य के गोद में आ जाती है। आदित्य ने उस पर अपनी पकड़ कसते हुए मुस्कुरा कर कहा, मतलब मेरी प्यारी बीवी को जलन हो रही है? वैसे एक बात कहूं, मिस तन्वी है बड़ी हॉट, और उनकी ड्रेसिंग सेंस का तो मैं फैन हूं। तुम्हें पता है, यहाँ के सभी मॉडलिंग के कपड़े वही डिजाइन करती है। आदित्य को तन्वी की तारीफ करता देख ईशा का गुस्सा और तेज हो जाता है। वही आदित्य तो तन्वी की तारीफों के पुल बांधे जा रहा था। आदित्य ने ईशा की तरफ देखा तो वो जो अब तक बोले जा रहा था, उसकी आवाज कहीं गुम सी जाती है। अब आदित्य से कुछ बोला नहीं जा रहा था, क्योंकि ईशा इस वक्त बहुत ही बुरी तरीके से उसे घूर रही थी। आदित्य उसे ऐसे देख हल्का सा हंस देता है, पर ईशा तो उसे फिर भी घूरे जा रही थी। आदित्य ने धीरे से कहा, बेबी। ईशा ने अपने दांत पिसते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है कुछ कहने की, और अब मैं और रूह घर जा रहे हैं, आप जाकर अपनी उस मिस तन्वी के साथ अपना लंच कीजिए, और अगर टाइम कम लगे तो डिनर भी करके आ जाएगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना बोल ईशा वहां से जाने को हुई, तभी आदित्य ने उसका हाथ पकड़ उसे खींच लेता है। ईशा खींचने की वजह से वो आदित्य की गोद में गिर जाती है। ईशा उसकी गोद से उठने को हुई तो आदित्य ने उसे कमर से कसकर पकड़ लिया और उसे अच्छे से अपनी गोद में बैठाकर बोला, अच्छा सॉरी, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, और मुझे उस मिस तन्वी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। ईशा ने मुंह बनाते हुए कहा, देखा मैंने कैसे वो आपके सामने झुकी हुई थी, जैसे मुझे समझ नहीं आ रहा हो कि वो क्या करने की कोशिश कर रही थी। आदित्य ने उसके गाल पर हाथ रख कर कहा, ऐसा कुछ नहीं है जान, जैसा तुम समझ रही हो। हाँ, वो ऐसी हरकत करती है, पर सच मैंने आज तक उस पर कभी ध्यान नहीं दिया है। ईशा ने उसे शक भरी निगाहों से देखते हुए बोली, सच कह रहे हैं आप? आदित्य ने कहा, सच में। ईशा अब कुछ नहीं कहती, फिर कुछ सोच कर बोली, एक सवाल करूं? आदित्य ने उसके गले में अपना चेहरा छुपाकर कहा, हम जो पूछना है पूछ लो। ईशा ने अपनी बाहें उसके गले में डालकर बोली, अब तक आपकी कितनी गर्लफ्रेंड थी आज तक? उसकी बात सुन आदित्य के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। उसने अपना चेहरा ईशा के चेहरे के करीब कर सोचने की एक्टिंग करते हुए अपनी फिंगर्स पर काउंट करने लगा। वही ईशा का चेहरा रोने जैसा बन जाता है। आदित्य ने सोचकर कहा, हम मेरे अभी तक मतलब कल तक तो सिर्फ, फिर ईशा को देख मुस्कुरा कर बोला, एक भी नहीं, पर आज एक है जो मेरी सब कुछ बनने को तैयार है। उसकी बात सुन ईशा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि उसे पता चल गया कि आदित्य की आज तक एक भी गर्लफ्रेंड नहीं थी। ईशा झट से उसके गले लग जाती है। आदित्य भी अपनी पकड़ उसकी कमर पर कस देता है और मुस्कुराते हुए बोला, आई लव यू जान। ईशा कुछ नहीं कहती, पर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। दोनों अभी बैठे ही थे, तभी एक झटके से केबिन का डोर ओपन हुआ। उसी के साथ रूही भागते हुए अंदर आती है। वही डोर ओपन होने की आवाज सुन ईशा झट से आदित्य की गोद से उठ जाती है। उसी के साथ आदित्य भी अपनी चेयर से उठ जाता है। पर रूही, उसने ईशा को आदित्य के गोद में देख लिया था। उसने कहा, डैड आप मम्मा तो गोदी में बैठा कल क्या कर रहे थे? रजत भी अंदर आ जाता है। वो रूही के साथ ही आ रहा था, पर रूही लिफ्ट से निकल भागते हुए आ गई थी। उसने अंदर देखा पर कुछ कहा ही नहीं, क्योंकि उसे कुछ पता भी नहीं था।
रूही अभी भी आदित्य और ईशा को देख रही थी। वहीं दोनों सिर झुकाए खड़े थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहे। आदित्य ने रूही को अपने गोद में उठाते हुए कहा, प्रिंसेस आपको ऑफिस कैसा लगा? रूही ने खुश होते हुए कहा, बहुत अच्छा है डैड। ओल यहाँ एक पूल भी था। आपको पता है मुझे लीवा माची भी मिली थी। वो भी यही थी। आदित्य उससे बात करते हुए अपनी चेयर पर बैठ जाता है। आदित्य ने रजत को देखकर कहा, रजत तुम इंटरव्यू का देख लेना। रजत हाँ में अपना सिर हिलाकर वहां से चले जाता है। ईशा उन दोनों को देख रही थी। रूही आदित्य को ऑफिस के बारे में बता रही थी और आदित्य उसकी बात सुन रहा था। ईशा ने उन दोनों को देखकर कहा, आप दोनों को लंच नहीं करना क्या? आदित्य ने कहा, अरे हाँ हमें तो लंच करना है। चलो प्रिंसेस आज हम बाहर जाएंगे। रूही ने खुश होते हुए कहा, ये हम बाहर जाएंगे। फिर उसमें आदित्य को देखकर कहा, डैड मैं नूडल्स और आज क्लिम खाऊंगी। आदित्य ने उसे हाई फाई देते हुए कहा, बिल्कुल डैड भी यही खाएंगे। दोनों को देखकर ईशा अपना सिर ना में हिला देती है। तीनों कुछ ही देर में वहां से एक रेस्टोरेंट और आ जाते हैं। तीनों ने लंच किया और फिर आदित्य दोनों को घर छोड़ दोबारा ऑफिस के लिए निकल जाता है, क्योंकि उसे अभी एक मीटिंग में जाना था। शाम का वक्त रीवा ऑफिस से बाहर निकल कर खड़ी थी। उसे घर जाना था पर वो एक बार रजत से मिलना चाहती थी। क्योंकि सारे इंटरव्यू रजत ने लिए थे तो वो उससे बात करना चाहती थी कि वो अपनी दोस्ती की वजह से यह जॉब उसे ना दे। अगर वो सिलेक्ट हो तभी उसे यह जॉब मिले। रजत वहां आ जाता है। उसने रीवा को देखा और बोला, रीवा। रीवा जो उसकी तरफ पीठ करके खड़ी थी वो उसके सामने जो जाती है। रजत ने रीवा से कहा, कोई काम था जो मुझे बुलाया? रीवा ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। रजत ने कहा, कहो क्या कहना है? रीवा ने कहा, रजत देखो मैंने पहले ही कहा था मुझे कोई फेवर नहीं चाहिए तो प्लीज अगर मैं सिलेक्ट हो तभी मुझे ज्वाइनिंग लेटर भेजना वरना नहीं। क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरा दोस्त मुझ पर कोई एहसान करे। रजत उसकी बात सुन हल्का सा मुस्करा देता है और बोला, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि सिलेक्शन में नहीं सर करेंगे। वैसे तुम्हें पता है यह जॉब कौन सी है? रीवा ने हल्का सा मुस्करा कर कहा, हाँ पता है, सर के पर्सनल असिस्टेंट के असिस्टेंट की। रजत ने कहा, तो तुम्हें इतना तो मालूम है कि मैं सर का असिस्टेंट हूँ। अगर तुम्हारी जॉब लगी तो तुम मेरे अंडर में काम करोगी और अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें डांटूंगा भी। रीवा ने हंसते हुए कहा, ठीक है। अच्छा अब मैं चलती हूँ। घर जाना है और उससे पहले मुझे मार्केट भी जाना है तो मैं चलती हूँ। वैसे तो रजत उसे अपने साथ ले जाना चाहता था पर अभी उसे आदित्य के साथ एक मीटिंग में जाना था वरना वो तो अभी ही निकल पड़ता। रीवा ने रजत को बाय किया और वहां से चली गई। रीवा वहां से जा चुकी थी पर रजत अभी भी वहां खड़ा हो उसे जाते हुए देख रहा था। तभी उसे किसी ने पीछे से उसके कंधे पर अपना हाथ रखा। रजत ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने आदित्य खड़ा था। आदित्य ने उसे देख हल्का सा मुस्करा कर कहा, चली गई और अगर अपने दिल की बात उसे नहीं बताया तो बहुत दूर जा सकती है वो। रजत ने मुंह बनाते हुए कहा, ऐसा नहीं है, उसकी लाइफ में कोई भी नहीं है इसलिए मेरे चांस वहां पर है। आदित्य उसकी बात सुन हंसने लगा। रजत ने अचानक से कहा, आदि कल तुझे अमेरिका जाना पड़ेगा। उसकी बात सुन आदित्य के फेस एक्सप्रेशन चेंज हो गए। उसने रजत से कहा, क्यों कोई प्रॉब्लम है क्या? वो ठीक तो है ना? रजत ने खुश होते हुए कहा, उन्हें होश आ गया है। और उससे भी बड़ी बात पता है क्या? आदित्य के होठों की मुस्कुराहट थोड़ी और बढ़ गई। वो बोला, क्या? रजत ने कहा, उन्हें सब कुछ याद आ गया है और वो तुझसे मिलना चाहते हैं। आदित्य एकदम से रजत के गले लग जाता है। उसकी आंखों से एक बूंद आंसू निकलकर उसके गाल पर आ जाता है। आदित्य ने उससे अलग होकर कहा, मैं अभी जाऊंगा, तुम तैयारी करो। रजत ने उसे शांत करते हुए कहा, नहीं अभी नहीं, कल जाना। मुझे पता है तेरे और ईशा के बीच आज ही सब कुछ तो ना सही पर बहुत कुछ आज ठीक हुआ है तो तुझे आज उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए। फिर कल तो जाएंगे ही ना।
आदित्य ने कहा ठीक है। रजत उसे बोला चल अब मीटिंग में जाना है। दोनों वहां से मीटिंग के लिए चले जाते हैं। आदित्य की जिंदगी में तो जैसे एक साथ ही सारी खुशियों ने दस्तक दी थी। सुबह ईशा का और अभी यह एक खुशी। वहीं ईशा भी आज खुश थी और उसने आज सोच लिया था कि वो आदित्य को अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सब कुछ बता देगी। रात में आदित्य घर आया। अभी सिर्फ 8 बजे थे, इसलिए सब हॉल में बैठकर बात कर रहे थे। आदित्य आगे बढ़ सोफे पर बैठ अपनी मां को गले लगा लेता है। उसके ऐसा करते ही सब उसे देखने लगे। आभा जी ने उसके गाल पर हाथ रख कर कहा क्या हुआ आदि, आज बहुत अलग लग रहे हो। आदित्य उनसे अलग हो बोला आज मैं बहुत खुश हूं। सुयश जी ने कहा क्यों खुश हो यही बता दो। आदित्य ने मुस्करा कर कहा अभी नहीं, बाद में, अभी मैं फ्रेश होकर आता हूं। इतना बोल वो ऊपर अपने रूम में चला गया। आभा जी ने ईशा को भी जाने को कहा तो वो भी जल्दी से उठकर वहां से चली जाती हैं, क्योंकि आभा जी ने देख लिया था कि आज जब से ईशा वापस लौटी है तो उसकी खुशी भी किसी से छुप नहीं रही थी। ईशा जब रूम में पहुंची तो आदित्य अपनी शर्ट उतार रहा था। ईशा उसे देख उसकी तरफ पीट कर खड़ी हो जाती है। वहीं आदित्य ने जब डोर की आवाज सुनी तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो ईशा को अपनी तरफ पीट करके खड़ा देख आदित्य मुस्करा देता है। उसने अपनी शर्ट को बेड पर फेंका और ईशा को पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है। ईशा ने आज साड़ी पहनी थी, इसलिए उसे आदित्य की खुले सीने की ठंडी छुवन अपने पीठ और कमर पर फिल हो रही थी। उसने अपनी आंखें कसकर भींच ली। आदित्य ने उसके गाल पर किस कर कहा मैं आज बहुत खुश हूं। ईशा ने हल्का सा मुस्करा कर कहा पता है, आपके चेहरे से मालूम चल रहा है। आदित्य ने अब उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे लिए वॉशरूम में जाने लगा। ईशा ने आदित्य के गले में अपनी बाहें डाल दी और हैरान होते हुए बोली आदित्य आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, नीचे उतारिए। आदित्य उसे लिए वॉशरूम में ले आया और उसे शॉवर के नीचे खड़ा कर बोला नहीं, आज मुझे तुम्हारे साथ शॉवर लेना। उसकी बात सुन तो ईशा की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। उसने तुरंत अपना सिर ना में हिला दिया। आदित्य ने कहा बीवी क्या प्रॉब्लम है नहाने में? 1 मिनट, कहीं तुम कुछ ऐसा वैसा तो नहीं सोच रही हो? आदित्य ने शरारत से मुस्करा कर कहा अगर वैसा कुछ सोच भी रही हो तो बता दो, क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईशा ने हैरानी से उसे देखते हुए कहा ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस यह कह रही थी कि उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी। तभी आदित्य ने कहा मुझे पता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, इसलिए मुझे मत बताओ तुम। ईशा कुछ कहने को हुई तभी आदित्य ने शॉवर ऑन कर देता है। ईशा ने कहा आदित्य यह क्या तरीका है, प्लीज बंद कीजिए शॉवर, मैंने अभी ही शॉवर लिया था। पर आदित्य उसकी एक नहीं सुनता। आदित्य ने उसे खुद के करीब करते हुए बोला क्यों बंद करूं शॉवर? और वैसे भी हम अब से रोज साथ में शॉवर लेंगे, चाहे सुबह या रात। इससे क्या है, ना पानी की बचत होती है जो बहुत जरूरी है। तुमने सुना है ना, सेव वाटर एंड सेव लाइफ। ईशा ने उसे घूरते हुए कहा अच्छा मुझे पता है, आप इस तरह कितना पानी बचा लोगे, उल्टा और ज्यादा पानी वेस्ट कर रहे हैं। और अब छोड़िए, मुझे ठंड लग रही है। आदित्य ने मुस्करा कर कहा कहो तो ठंड दूर कर दो। ईशा अभी कुछ कहती तभी आदित्य ने उसके होठों पर अपने होंठ रख उसे किस करने लगा। ईशा तो अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर उसे देख रही थी और आदित्य तो आंखें बंद कर उसे किस कर रहा था। ईशा भी उसे मना नहीं करती और उसे किस करने लगती है। ईशा का रिस्पॉन्स पाते ही आदित्य के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। उसकी पकड़ ईशा की कमर पर कसने लगती है। दोनों अपने में खोए ही थे तभी रूम से रूही की आवाज आने लगी। डैड मम्मा आप कहाँ हो? मुझे आपसे बात करनी है। ईशा रूही की आवाज सुन जल्दी से आदित्य को खुद से दूर कर देती है। आदित्य उसे हैरानी से देखते हुए बोला यह क्या तरीका है जान? ईशा ने कहा बाहर रूह है और वो बुला रही है। आदित्य ने दरवाजे की तरफ देखा और बोला ठीक है, तुम यहीं रहो, मैं बाहर जाता हूं। आदित्य की बात सुन ईशा अपना सिर हाँ में हिला देती है। आदित्य अपने कपड़े निकाल टॉवल लपेटकर बाहर निकल जाते हैं। ईशा अभी भी वहीं खड़ी थी।
आदित्य जब बाहर आया तो रूही वही खड़ी उसे देख रही थी। रूही ने आदित्य को देखकर कहा, डैड मम्मा कहाँ है? आदित्य ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, वो मुझे नहीं पता, बाहर ही होंगी। रूही ने कहा, नहीं डैड बहाल नहीं है, मैं तो वहीं से आ रही हूँ। आदित्य ने कहा, अच्छा आप एक काम करो, बाहर जाकर मेरा वेट करो, मैं अभी आया। ओके। रूही ने कहा, जल्दी आना, मुझे आपसे और मम्मा से बात करनी है। आदित्य ने कहा, ठीक है आप जाओ, मैं अभी आया। रूही वहां से बाहर चली जाती है। आदित्य ने डोर लॉक किया और वॉशरूम के डोर पर नॉक कर बोला, बीवी रूह बाहर गई है, आ जाओ। ईशा ने मना करते हुए कहा, नहीं मैं नहीं आ रही, आप मेरे कपड़े दे दीजिए। आदित्य ने कहा, ठीक है मैं अभी लेकर आता हूं। आदित्य वहां से क्लोसेट में चला जाता है और ईशा के कपड़े लेकर आता है और डोर नॉक कर बोला, यह लो कपड़े। ईशा ने हल्का सा डोर ओपन किया और अपना हाथ आगे बढ़ा देती है। आदित्य ईशा को कपड़े देने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, फिर पीछे खींच लेता है। ईशा ने कहा, क्या हुआ, कपड़े क्यों नहीं दे रहे हैं? आदित्य ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, पहले बोलो मुझे क्या मिलेगा? ईशा ने अपना छोटा सा चेहरा दरवाजे से बाहर निकालकर हैरान होते हुए बोली, मतलब क्या मिलेगा? चुपचाप मेरे कपड़े दीजिए, वैसे भी मुझे आपने भिगाया है, अब कपड़े दीजिए। आदित्य ने कहा, नहीं बेबी पहले बताओ क्या दोगी? ईशा ने मुंह बनाते हुए कहा, क्यों परेशान कर रहे हैं, चुपचाप कपड़े दीजिए। आदित्य ने मना किया तो ईशा ने हार मानते हुए कहा, ठीक है जो आप कहेंगे। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कपड़े ईशा की तरफ बढ़ा दी। ईशा ने उसके हाथ से कपड़े लिए और जोर से उसके मुंह पर डोर बंद कर देती है। आदित्य भी मुस्कुराते हुए वहां से क्लोसेट में चले जाता है। कुछ देर बाद सभी डिनर कर रहे थे। रूही अपना खाना खा रही थी पर वो बार बार आदित्य और ईशा को देख रही थी जो सभी से बात करते हुए अपना खाना खा रहे थे। ईशा ने रूही को देखकर कहा, क्या हुआ बेटा, आप खाना क्यों नहीं खा रहे? यह अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ और खाना है? रूही ने अपना सिर ना में हिला देती है। आभा जी रूही को देख बोली, आज मेरी रूह मेरे हाथ से खाएगी। इतना बोल वो रूही को अपने हाथ से खिलाने लगी। रूही भी उनके हाथ से खा रही थी। सभी उन्हें देख मुस्करा देते हैं। रात का वक्त आदित्य बालकनी में बैठा था। वो मुस्कुराते हुए ऊपर देख रहा था। ईशा रूम में थी, वो रूही को सुला रही थी। रूही को सुलाने के बाद ईशा उसे ब्लैंकेट से कवर कर बालकनी में आकर देखती है तो आदित्य वहां ठंड में बैठा हुआ था। ईशा एक ब्लैंकेट लेकर आती है और आदित्य को ओढ़ा कर खुद उसके बगल में बैठ जाती है। आदित्य भी उसे देख मुस्करा देता है और ईशा को खींचकर अपनी गोद में बैठाकर उसे भी ब्लैंकेट से कवर कर लेता है। ईशा भी अपना सिर आदित्य के सीने पर टिका देती है। आदित्य ने अपनी आंखें बंद कर ली, पर ईशा अभी भी कुछ सोचे जा रही थी। अचानक से उसने कहा, आदित्य। आदित्य जो आंखें बंद कर ईशा को अपनी बाहों में भरकर बैठा था, उसने अपनी आंख खोलकर कहा, हाँ। ईशा ने अपना चेहरा आदित्य के सामने कर बोली, आपको मेरा पास जानना था ना? आदित्य ने उसे गले लगाकर कहा, तुम नहीं चाहती तो मत कहो। ईशा ने अपना चेहरा आदित्य के सामने कर कहा, नहीं मैं बताना चाहती हूँ। मैं आपके साथ अपनी जिंदगी अच्छे से बिताना चाहती हूँ। खुशी से पुरानी किसी बात को आपसे छुपाना नहीं चाहती। आदित्य कुछ नहीं कहता। ईशा ने सिसकते हुए कहा, रूह मेरी बेटी नहीं है, वो मेरे दी और जीजू की बेटी है। वो जब 2 साल की थी तब उनका एक्सीडेंट हो गया और रूह तब से मेरे पास रही है। रूह के लिए माँ पापा ने मेरी शादी जीजू के भाई राहुल से करा दी ताकि हम दोनों रूह का ध्यान रख सके, पर उसने रूह को कभी अपना नहीं माना, इसलिए हमारा डाइवोर्स हो गया। फ्लैशबैक 1.5 साल पहले ईशा और राहुल की शादी को 3 महीने से ऊपर हो गया था, पर दोनों के बीच अभी भी कोई रिलेशन नहीं था। ईशा पूरा दिन अपने काम और रूह को देती। उसने अपनी स्टडी भी छोड़ दी थी और अपनी दी का स्टार्ट किया बिजनेस संभालती थी। और रूह को, राहुल को पता नहीं क्यों अब चीड़ होने लगी थी, क्योंकि ईशा उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी।
रात में भी वो ज्यादा से ज्यादा वक्त रूह के पास रहती थीं, जिस वजह से ईशा और राहुल के बीच झगड़ा भी हुआ था। पर फिर भी ईशा इतना ध्यान नहीं देती। ऐसा नहीं था कि वो अपनी शादी नहीं संभाल रही थी, पर उसे भी थोड़ा वक्त चाहिए था जो राहुल नहीं समझता था। ईशा अभी 18 की थी। इतने जल्दी तो वो शादी भी नहीं करना चाहती थी, फिर भी रूह के लिए वो मान गई थी। रात के वक्त राहुल अब अपने बड़े भाई का ही बिजनेस संभालता था, तो अब सारा काम उसे करना पड़ता। रात काफी हो चुकी थी। रूह भी जल्दी सो गई थी। ईशा हॉल में बैठे राहुल का वेट कर रही थी। राहुल घर आया, आज उसने ड्रिंक की थी। उसने देखा ईशा हॉल में ही सो रही थी। ईशा को देख उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि आज रूही उसके साथ नहीं थी, वरना वो अपना पूरा ध्यान उसी पर रखती। राहुल एक प्ले बॉय लड़का था, पर जब से उसने ईशा को देखा था तो बस उसे पाना चाहता था। और अपने भाई भाभी के मौत के बाद रूही के जिम्मेदारी के चलते ईशा को मानना भी पड़ा। पर ईशा उसे कभी खुद के पास नहीं आने देती थी। हर बार रूही का बहाना मार उससे दूर ही रहती। राहुल भी समझता, पर उसे सिर्फ ईशा से मतलब था, चाहे वो उसे कैसे भी मिले। राहुल सोफे पर बैठ ईशा को देखने लगा। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर ईशा के गाल पर रख दिया। ईशा की नींद खुल जाती है, वैसे भी वो कुछ देर पहले ही सोई थी। राहुल को खुद के पास देख ईशा डर से थोड़ा पीछे हो जाती है। राहुल उसे देख बोला, क्या हुआ बेबी, डर क्यों रही हो? ईशा सोफे से उठते हुए बोली, वो कुछ नहीं, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगा देती हूँ। यह बोल वो जैसे ही जाने को हुई, राहुल ने उसका हाथ पकड़ उसे अपने पास खींच लिया। ईशा की घबराहट बढ़ जाती है, क्योंकि वो इतना तो समझ चुकी थी कि राहुल ने ड्रिंक की है। ईशा ने खुद को छुड़ाते हुए कहा, राहुल छोड़ो, मैं खाना। उसने इतना ही कहा था, तभी राहुल ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर कहा, ऐसे चेच कुछ मत कहो। आज मुझे खाना नहीं खाना है, कुछ और खाना है तो वो खाने दो। ईशा को डर से हिचकी आने लगती है।